नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पंचायत में किसकी सरकार। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। पहला चरण 6 जनवरी 2022, दूसरा 28 जनवरी और तीसरा चरण 16 फरवरी 2022 को होगा। तारीखों की घोषणा होते ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, जो चुनाव परिणाम आने तक रहेगी। यह आचार संहिता ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहेगी। पहले चरण 9 जिलों, दूसरे में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। 13 दिसंबर से नामांकन पत्र मिलने लगेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पंचों और सरपंचों को निर्वाचन कार्यालय में जाकर ही फॉर्म भरकर जमा कराने होंगे, जबकि जिला पंचायत के लिए ऑनलाइन नामांकन किया जाएगा। जिला और जनपद सदस्य में वोटिंग ईवीएम से होगी। ग्राम स्तर पर मतपत्र के जरिए वोटिंग कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज में बनेगी किसकी सरकार, किसकी क्या तैयारी है, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। देखिए, अक्सर ये हमने देखा है कि जिसकी सरकार होती है, जो सत्ता में होता है, पंचायत चुनाव होते हैं या निकाय चुनाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता जिसकी होती है उस पार्टी को फायदा मिलता है। लेकिन इसकी एक बानगी हमने परिवर्तन की उत्तर प्रदेश में देखी है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जब पंचायत चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं यूपी को एक बहुमत मिलता पंचायत चुनाव में दिखा। तो ये नहीं कह सकते हैं कि जिसकी सरकार है सिर्फ उसको फायदा होगा। अब यहां पर भी निश्चित तौर पर क्या दांव है, क्या मुद्दे हैं, किन चीजों पर लड़ा जाएगा चुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पंचायत चुनाव, जो बहुप्रतीक्षित और कोरोना के संकट के कारण से लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है और जिसके अंतर्गत इस व्यवस्था में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और लोगों को जो अवसर मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। पंचायत चुनाव के डिक्लेरेशन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में आगामी आने वाले जो 3 चरणों में चुनाव होंगे, ये चुनाव सिंबल पर नहीं होते, दलगत आधार पर ये चुनाव नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हर पंचायत में, हर बूथ पर अथक मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। 2014 के परिसीमन एवं आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव करवाना पूरी तरह अवैधानिक है, पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव में निर्वाचन आयोग द्वारा जल्दबाजी में कार्यक्रम जारी किए गए, जबकि न्यायालय में इस मामले में नोटिस जारी हो चुके हैं। सरकार को न्यायालय के नोटिस का जवाब देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी इस मामले को न्यायालय में रखेगी। सरकार द्वारा अवैधानिक कार्य किया जा रहा है। निर्वाचन नए परिसीमन और नए आरक्षण के आधार पर होना चाहिए। चलिए, तो पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है और अब इंतजार होगा कि आखिरकार जब नामांकन होंगे, कौन आएगा, कौन रहेगा, किसे चुना जाएगा, किसकी सरकार होगी, किसकी क्या तैयारियां हैं। ये निश्चित तौर पर कई सवाल हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे क्या होंगे और किसका साथ दिया जाएगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि राष्ट्रीय IT सेल प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं गुलरेज जी सबसे पहले आपसे करना चाहती हूँ। काफी समय से इंतजार था, इस कोविड के बाद से लग रहा था अब होंगे, एक बहुत समय हो गया, लेकिन अब एक अंतिम मुहर लग गई, तारीखों का ऐलान हो गया कि अब पंचायत चुनाव होने हैं। क्या लगता है किन मुद्दों पर ये लड़े जाएंगे और क्या इसको आने वाले समय में 2023 की एक रिहर्सल माना जाए? ये 2023 की रिहर्सल की जहां तक बात है, वो किस किस को मानेंगे आप? उपचुनाव जब आते हैं तो भी यही कहा जाता है कि ये 2023 का सेमीफाइनल है, ये रिहर्सल है, या
अभी जो चुनाव हो रहे हैं उनको भी कहा जा रहा है कि ये रिहर्सल है, उसके बाद नगरीय निकाय के जब चुनाव होंगे तो फिर वापस यही शब्द दोहराया जाएगा कि 2023 का सेमीफाइनल है या रिहर्सल है। देखिए, हम लोकतंत्र में जीते हैं और लोकतंत्र में सांस लेते हैं, और लोकतंत्र में चुनाव जो होता है ना कि वो लोकतंत्र की ईद या दिवाली से कम नहीं होता है। सबसे पहले मैं बधाई देता हूं कि ये ईद, ये दिवाली अभी आने वाली है, आज इसका डिक्लेरेशन हो गया है और उसको हम वैसी ही खुशी से मनाते हैं जैसे लोकतंत्र के पर्व को मनाना चाहिए। और जहां तक बात है दलगत सिंबलों पर, चूंकि ये चुनाव नहीं होते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनसे हम वही अपेक्षा रखते हैं कि मुद्दे वही हो जो बीजेपी के हैं, और डेफिनेटली वो यही करेंगे कि विकास कैसे किया जाए, किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, ग्रामीण आंचल तक किस प्रकार से चीजों को नीचे तक, ग्रास रूट तक ले जाया जाए। तो जो विकास का हमारा पैमाना होता है वही हर चुनाव में होता है, और इसी के नाम पर जनता हमको वोट देती है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तारीखें आ गई हैं, सभी कार्यकर्ताओं को भी यही कहूंगा कि कमर कस के मेहनत करें, वापस विजयश्री हमारी होगी। बिल्कुल, चलिए ठीक है। और राम पांडे जी, मुझे लगता है इंतजार अब खत्म हुआ। वाकई काफी समय से ये हो रहा था, बार बार चुनाव जब टल रहे थे तो ये भी कहा जा रहा था कि इलेक्शंस दूसरी जगह होते हैं तो कोविड नहीं लगता, लेकिन जब मुख्य जगह पे होना रहता है तो कोविड लग जाता है। बहुत सारी प्रतिक्रिया हमने ऐसी सुनी थी, लेकिन चलिए शुरुआत हुई, पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ। उम्मीद करते हैं निकाय चुनाव भी ऐसी धीरे धीरे आ जाएगा। क्या लगता है, क्या तैयारी होगी, क्या मुख्य रूप से मुद्दे हो सकते हैं और क्या सोचा होगा जनता ने? पहली बात तो हम इसका स्वागत करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये चुनाव 2 साल पहले किए जाने थे लेकिन अभी हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। गलत बात यही है कि एक जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत नहीं हो रहे हैं। संवैधानिक प्रक्रिया ये है कि हर 5 साल में परिसीमन होना चाहिए और हर 5 साल में आरक्षण होना चाहिए। तो 2019 में कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो हमने परिसीमन भी कर दिया था, आरक्षण प्रक्रिया भी कंप्लीट कर दी थी, और अभी जो शिवराज सरकार है उसने उस परिसीमन को भी निरस्त कर दिया है और उस आरक्षण प्रक्रिया को भी निरस्त कर दिया है। और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं ये 2014 के परिसीमन और आरक्षण के अनुसार होने जा रहे हैं। इसलिए ये संविधान के अनुसार हम देखें तो ये चुनाव का जो तरीका है वो गलत है, लेकिन चुनाव किए जा रहे हैं ये अच्छी बात है। और इन चुनावों की शुरुआत कांग्रेस ने की थी 1993 में। कांग्रेस ने इसको संवैधानिक दर्जा दिया था, 73वां संशोधन हुआ था, और कांग्रेस का यही था कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान रहते हैं तो किसानों को अधिकार मिले, किसान अपने क्षेत्र के बारे में खुद डिसीजन ले सके, किसान अपनी पंचायत के बारे में खुद डिसीजन ले सके, किसान अपने क्षेत्र का विकास कर सके, और किसान या जो ग्रामीण लोग हैं या वहाँ के जो मजदूर लोग हैं वो ज्यादा अच्छे से अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं तो वो उसका ज्यादा अच्छे से निराकरण कर सकते हैं। तो हमने एक सत्ता का विकेंद्रीकरण के अंतर्गत हमने ये अधिकार ग्रामीणों को दिए। इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया। आज कम से कम 15 लाख महिलाएं आज पूरे देश में पंचायतों में प्रतिनिधित्व करती हैं। करीब 30 लाख टोटल जो जनसंख्या है वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो उनके हाथों में एक पावर आई है, वो डिसीजन मेकर हैं। तो इस तरह से अब जो चुनाव हो रहे हैं तो ये एक पार्टी के आधार पर नहीं हो रहे हैं, सिंबल के आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं। तो इस कारण पार्टियों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता रहता है। और हमारी जो तैयारी है पूरी तरीके से है। और ग्रामीण क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, और आत्महत्या करने का कारण उनका जो फसल का जो उनका दाम है उनको नहीं मिल रहा है, और जो उनकी लागत है बहुत ज्यादा आ रही है। इस कारण ग्रामीण लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, बिजली की कटौती से परेशान है, महंगे बिजली बिल से परेशान है, महंगे बीज से परेशान है, और खाद संकट आप देख ही रहे हैं। खाद की इस समय बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, और खाद की समस्या के कारण किसानों को 2-2, 3-3 बार बुआई करना पड़ रही है। हमारी सरकार के समय किसानों पर कोई जीएसटी, कोई टीआर टैक्स नहीं लगता था।
अब बीज पर भी टैक्स लगता है, कृषि यंत्रों पर भी टैक्स लगता है, खाद पर भी टैक्स लगता है, कहीं 5% टैक्स लग रहा है, कहीं 12% लग रहा है, कहीं 18% लग रहा है। तो किसान इस समय बहुत ज्यादा परेशान है और सबसे बड़ा कारण यह है किसान की जो फसल की लागत बढ़ रही है और जो उनका प्रोडक्ट की जो उनको वैल्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं एक अभी ग्रामीण क्षेत्र में एक भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो जो सरकार उसको नियंत्रण नहीं कर पा रही है। जैसे हम मनरेगा की बात करें कि मनरेगा में ग्रामीणों को काम तो मिल रहा है, लेकिन उसमें जितने भी लाभार्थी हैं उसमें से मैक्सिमम जो लाभार्थी हैं वो आजकल फर्जी तरीके से वो पैसा जो ऊपर के लोग हैं उनके पास जा रहा है। वो अब स्वाभाविक है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसके पास वो पैसा पहुंच रहा है। और आप स्वयं पता कीजिए कि जो मनरेगा योजना है या ग्रामीणों में पैसा जा रहा है, बजट जा रहा है, सरपंच के पास जा रहा है, जिला पंचायत सदस्य के पास जा रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपया जा रहा है, लेकिन उस पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो अब जो चुनाव हो रहे हैं उसका स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी। और इनके साथ साथ महंगाई का मुद्दा भी ग्रामीण क्षेत्र में भी है, बेरोजगारी का भी मुद्दा भी ग्रामीण क्षेत्र में भी है। और आप देख चुके हैं इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा यदि प्रभाव पड़ा है तो वो ग्रामीण क्षेत्र पर भी पड़ा है। ठीक है गुलरेज जी, मुझे लगता है बहुत सारे पॉइंट्स राम पांडे जी ने बताए हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि हम वाकई में यदि ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर चलें तो इस वक्त पे पंचायत चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि वाकई में स्थितियां कैसी हैं, क्योंकि एक तो चुनाव बहुत टाइम बाद हो रहे हैं। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की हम बात करें क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए तमाम चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, कैसे उनका समाधान होगा, मुझे लगता है एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ काम करने की जरूरत है। देखिए राखी, मैं अपेक्षा रखता हूं कि जिस संवेदनशीलता के साथ और जिस आदर के साथ मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, उसी आदर का परिचय जब मैं बोलूंगा तो कांग्रेस पार्टी भी प्रदान करेगी। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी जो है अभी भी राजीव गांधी युग से बाहर नहीं निकली है, जो इनको लग रहा है कि बीच के लोग पैसा खा जाते हैं, किसानों का, गरीबों का, ग्रामीणों का। तो इनको शायद पता नहीं है कि आजकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ही सब काम हो रहे हैं। पहले की तरह नहीं होता कि बीचवान पैसा देता था। अब चाहे मुख्यमंत्री के माध्यम से जो राशि जाती हो या प्रधानमंत्री के माध्यम से जाती हो, वो सीधे किसानों के खाते में जाता है। वो यही कारण है कि किसान हमको बार बार आशीर्वाद देता है। अब मैं थोड़ा सा आंकड़ाबद्ध बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि किसान हमारे पास क्यों आएगा और हमारे हक में क्यों वोट डालेगा और हमको आशीर्वाद क्यों देगा। देखिए, हमने चौथा कार्यकाल चल रहा है हमारी सरकार का, 3 कार्यकाल हमने पूर्ण किए और किसानों के जो मूल मुद्दे होते हैं जैसे सिंचाई हुई, फिर ग्रामीण सड़कें हुई, इन सब चीजों की यदि हम बात करें तो सिंचाई का रकबा जो है उसमें लगभग 38% की वृद्धि हमने करके दी है। और वहीं जो इसमें जो व्यय होता है सरकारी मदद से, उसमें 2265% की वृद्धि की है। उसकी वजह से हुआ क्या है कि आप पहले देखते थे कि जो खरीदारी होती थी विशेषकर गेहूं की, वो सबसे ज्यादा हुआ करती थी पंजाब में, हरियाणा में, क्योंकि हमारे यहाँ ना इतना प्रोटेक्शन होता था, ना इतनी खरीदारी हो पाती थी। मंडियों की स्थिति भी कैसी थी सब जानते हैं। लेकिन आज के समय हिंदुस्तान में नंबर 1 स्थान पर कोई प्रांत है गेहूं के प्रोक्योरमेंट में, तो वो मध्य प्रदेश है। और हमको गर्व है इस बात का कि हमने ये करके दिखाया है, इसलिए किसान हमको आशीर्वाद देगा। यदि किसानों की बात करें तो उनको जो ब्याज पे पैसा मिला करता था वो 16% से 15% के ब्याज पे मिला करता था। हमारी सरकार ने ग्रामीण किसानों के लिए 0% की दर पर ब्याज पर पैसा देना शुरू किया। मैंने आपको बताया कि सिंचाई के आंकड़े हो, चाहे नर्मदा घाटी में सिंचाई करने का काम हो किस व्यापक रूप से हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से कनेक्टिविटी की गई हो या मुख्यमंत्री के माध्यम से की गई हो, मध्य प्रदेश का आज हर एक गांव कनेक्टेड है। यहाँ तक मध्य प्रदेश ऐसा प्रांत हुआ करता था राखी जिसपे हर गांव के अंदर बिजली भी नहीं थी। बिजली के विषय में मेरे भाई बात कर रहे थे, अभी वैश्विक स्तर पर कोयले की प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन हमने मध्य प्रदेश को सफल नहीं होने दिया। लेकिन आज एक भी ऐसा गांव नहीं है हमारे प्रांत में जहां बिजली के कनेक्शन नहीं हो या किसान जो है वो हाथ से पानी खींच के वो डाल रहा हो सिंचाई करने के लिए। सब जगह उसको बोरवेल भी मिल रहा है। सोलर ट्यूबवेल के ऊपर कितना ज्यादा सरकार सहयोग दे रही है ये भी सबको पता है।
तो ये ना सब मुद्दों को जब हम लेकर जाएंगे, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं को बहुत मिर्ची लगती है ये बात सुनकर, लेकिन आधी जनसंख्या की बात है। आप यदि कोई भी आंकड़ा उठा के देखना हो किसी समाज का, तो मैं 10 बार ये कहूंगा कि महिलाओं की हालात को उठाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस के युग में राखी 22% संस्थागत प्रसव होता था महिलाओं का मध्य प्रदेश में, जो आज 92% से ज्यादा हो रहा है। ये हमने करके दिखाया है, गांव गांव तक हमने सेवाएं पहुंचाई है, स्वास्थ्य की सेवा हो, शिक्षा की सेवा हो, संरचना की सेवा हो, ये सब करके दिखाया है। और इसी के नाम पर हम वोट मांगेंगे और आगे उसको विस्तार देंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात जो अभी परिसीमन को लेकर राम पांडे जी ने भी उठाई थी, इसका कितना प्रभाव पड़ता है? ये सवाल मैं उनसे भी लूंगी कि यदि नियम के मुताबिक कोई चीजें हैं तो या तो वो हो जाएं, और नहीं है तो क्या हमेशा यही सोचा जाता है कि जिसकी सरकार है वो अपने हिसाब से परिसीमन करे, कहीं ना कहीं फायदा हो? देखिए, परिसीमन का जहां तक विषय है, यदि कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो इनने जो परिसीमन किया था उसके बाद से चुनाव नहीं हुआ, तो वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। और जहां तक जो चुनाव करवाता है वो इलेक्शन कमीशन कराता है। अब कांग्रेस पार्टी बार बार चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है कि अब चुनाव आयोग भी गलत है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आएंगे ना, तो उस दिन हम बैठेंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता उस दिन ईवीएम के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे कि ये हारते हैं तो चुनाव आयोग जिम्मेदार होता है, ईवीएम जिम्मेदार होती है, दूसरी प्रकार की चीजें होती है। और एक समय ऐसा भी आएगा कि जनता को दोष देना शुरू करेंगे, जनता जिम्मेदार है, जनता ही गलत है इस देश की। राम पांडे जी अपनी बात रखिएगा। जी, मैंने इनकी बात को बड़े धैर्य से सुना था। अब मैं भी वही उम्मीद करता हूं कि ये भी चुप रहेंगे। और जैसा कि आप भी जानती हैं, पूरा देश जानता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं तो सफेद झूठ बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। जब प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे तो इनके प्रवक्ता तो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। तो जो भी इन्होंने कहा वो सारा का सारा सफेद झूठ कहा, उसमें कोई दम नहीं थी। यदि 1% की सच्चाई होती तो मध्य प्रदेश गरीबी में नंबर 1 नहीं होता। आज गरीबी में नंबर 1 है मध्य प्रदेश में, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी। आज मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है ग्रामीण क्षेत्रों का कुपोषण, जहाँ के लोगों के पास दोनों टाइम का ठीक से भोजन भी नहीं मिल रहा है। बिजली की जहाँ बात करें, हमने पूरे क्षेत्र में बिजली दे दी। आज मध्य प्रदेश में जितने भी पावर प्लांट हैं, आप देख लीजिए, इनमें से एक भी पावर प्लांट यदि इन्होंने बनाया हो, चाहे सिंगाजी पावर प्लांट हो, इंदिरा सागर पावर प्लांट हो या अन्य पावर प्लांट हो, जितने भी पावर प्लांट मध्य प्रदेश में चल रहे हैं जहां से बिजली आ रही है, कांग्रेस ने बनाए। आज मध्य प्रदेश में जितने भी डैम हैं, इंदिरा सागर डैम, मड़ीखेड़ा डैम, जितने भी डैम मध्य प्रदेश में हैं और जितनी भी नहरें निकली हुई हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो पानी जा रहा है, जहां से सिंचाई हो रही है, सारे के सारे डैम, सारी की सारी नहरें किसने बनाई? कांग्रेस सरकार ने। हर किलोमीटर पर स्कूल खोला, किसने खोला? कांग्रेस सरकार ने। दिग्विजय सिंह सरकार में 1 लाख स्कूल खोले गए थे, ठीक है, लेकिन इनको वो हमेशा झूठ बोलने की आदत है। दिग्विजय सिंह सरकार में जो पावर प्लांट बनाए गए थे, उन्हीं पावर प्लांट से आज बिजली मिल रही है। उन्होंने पावर प्लांट बनाने की शुरुआत की थी, काम करने की शुरुआत की, एक दिमाग चाहिए उसके लिए। तो उनके द्वारा जो पावर प्लांट बनाए गए थे, उन्हीं पावर प्लांट के कारण आज बिजली मिल रही है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल है, हर जगह अस्पताल है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां अस्पताल ना हो। वो किसने दिया? कांग्रेस ने। ये उन अस्पतालों में न तो डॉक्टर दे पा रहे हैं, न नर्स दे पा रहे हैं, न कंपाउंडर दे पा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के सारे सरकारी अस्पताल, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के, ये डॉक्टर, नर्सेस और कंपाउंडर की कमी है। शिक्षा की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 21,000 ग्रामीण स्कूल ऐसे हैं जहां आज शिक्षक नहीं है। वो स्कूल खोले किसने थे? कांग्रेस सरकार ने। गांव गांव में सड़कें किसने भेजाई? पूरी जो प्रधानमंत्री सड़क योजना थी, वो किसकी थी? कांग्रेस की। और ये पंचायती राज पर जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये पंचायती राज के चुनाव नेहरू जी के समय शुरू हो गए थे। 1993 में हमने संविधान में इसको डाल दिया था, संविधान में संशोधन कर दिया। तो हमने जो काम किए थे किसानों के लिए ठोस किए थे। हम किसानों को सब्सिडी देते थे, ये किसानों पर टैक्स लगा रहे हैं। जो किसान साइकिल पर चलते थे वो मोटरसाइकिल पर चलने लगे, जो किसान मोटरसाइकिल पर चलने लगे थे तो वो जीप में चलने लगे। किसानों के घरों में ट्रैक्टर पहुंच गए थे,
जिस गांव में एक ट्रैक्टर होता था या ट्रैक्टर नहीं होता था, एक एक गांव में आज 100-100, 200-200, 500-500 ट्रैक्टर गांव में पहुंच चुके। तो हमने जो काम किया वो ठोस किया। ये काम क्या करते, केवल मुंह चलाना, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, प्रवक्ता हो, ये केवल मुंह चलाएंगे। ये आंकड़े भी झूठे दे देते हैं। आपको पता है 15-15 लाख का आंकड़ा, ये सारे पेपर, ये 500-500, 1000 पेपर दिखाते थे। ये पेपर रखे हुए हैं 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे। ये पेपर रखे हुए 2-2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। ये पेपर रखे हुए स्मार्ट सिटी बनेंगे, ये ट्रेन लगेगी। इसलिए ये जो मोबाइल दिखाते हैं, वो पेपर दिखाते हैं, आंकड़े दिखाते हैं, सब इनका फर्जीपन है। यदि उसमें 1% भी सच्चाई होती तो आज देश में बुलेट ट्रेन चल रही होती। इनके आंकड़ों में, इनके पेपरों में, इनके कागजों में, इनके मोबाइल में 1% भी सच्चाई होती तो काला धन हिंदुस्तान के अंदर आ गया होता। इनके अंदर 1%। चलिए, मैं बीच में रोक रही हूँ राम पांडे जी, बन गई होती। ठीक है। देखिए, एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, बात मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव की हो रही है। क्या महत्वपूर्ण होगा, क्या मुद्दे होंगे, किसको फायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, मैं फिर बोलूंगी, सब जनता, सबसे बड़ी जनता वो ज्यादा आकलन करेगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। दूसरी चीज ये होती है कि हम उत्तर प्रदेश में इसका एक एग्जाम्पल देख चुके हैं। ये हमेशा जो कहा जाता था कि जिसकी सरकार है उसको बहुत फायदा मिलता है, परिसीमन हो, कैसा भी हो, लेकिन वहां पर देखिए समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला, उसकी ज्यादा सीटें रही पंचायत चुनाव में। तो देखिए, सब जनता के ऊपर है, आप कुछ भी कह लीजिए, कैसा भी कह लीजिए, उनने क्या देखा, उनने क्या समझा, उनसे आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं और ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। गुलरेज जी, आप अपनी बात रखिएगा। और फिर मुझे वही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सिस्टमैटिकली इन चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि ईवीएम से जिला पंचायत और उसकी वोटिंग होनी है, सदस्यों की, पंचों सरपंचों के लिए बैलेट पेपर्स है, तो बहुत सारी एक प्रोसेस होती है कैसे उस चीज़ को करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये इलेक्शन हो रहा है। देखिए, जहाँ तक राखी प्रोसेस की बात है, प्रोसीजरल बात है, वो काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है और इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश का है। ये काम वही करें और उसके विषय में उनके प्रवक्ता बोले वो बेहतर है। ये हमारा प्रोगेटिव भी नहीं बनता। लेकिन अभी कांग्रेस के हमारे भाई ने बहुत सारी बातें की कि हमारे वरिष्ठ नेताओं से लेकर हमारे प्रवक्ता जितने भी डाटा प्रस्तुत करते हैं, जो बात झूठ बोलते हैं, वो सब झूठ होती है। तो मैं एक डाटा सामने रखना चाहता हूँ, शायद हो सकता है ये नकार नहीं पाए उसको, कि आज के समय कांग्रेस पार्टी के 53 सांसद हैं लोकसभा में, जो 10% भी नहीं है। ये भी एक डाटा है इस देश का कि कुल संख्या के 10% भी नहीं है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना सके। अब आप कह सकते हैं इस चीज को भी कि ये डाटा भी हम झूठ बोल रहे हैं। एनीवे, मैं दूसरी इश्यू पर आता हूँ। इन्होंने अभी बिजली उत्पादन की बात की कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बहुत कुछ किया था। वो बहुत कुछ करने वाले दिग्विजय सिंह जी के राज में मध्य प्रदेश में 2900 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुआ करता था। अभी कितना हो रहा है? 18,400 मेगावाट का, मतलब 556% का हमने इजाफा करा के दिखाया है। अब एक डाटा ऐसा बोलूंगा मैं कि जनता उसको न समझेगी और जनता मानेगी कि सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, वो जनता के ऊपर। देखिए, एवरेज में खेती के लिए जो बिजली मिली जाती थी उस समय में इनके कालखंड में वो 3 घंटे के आसपास पर डे के हिसाब से बिजली मिलती थी किसानों को खेती के लिए। हमारे शासनकाल में 10 से 11 घंटे एवरेज में मिलती है। तो ये समझ लीजिए कि 4 गुना के आसपास हमने बिजली दी है। घरों में बिजली जो होती थी उस समय 10 से 12 घंटे एवरेज मिलती थी इनके कालखंड में। हमारे यहाँ 24 घंटे एवरेज मिलती है। उजाला योजना हुई, दूसरी योजना, कोई ऐसी योजना हुआ ही नहीं करती थी। मध्य प्रदेश में ये कहते हैं ना कि दिग्विजय सिंह जी और इन्होंने सब कुछ किया था। मध्य प्रदेश में इनके कालखंड में ट्रांसफार्मरों की संख्या होती थी 1,65,000 और हमने उसको लाके 7,80,000 पे खड़ा किया है। नवीनीकरण जो ऊर्जा होती है उसमें इनके कालखंड में उसका प्रोटेक्शन होता था 30 मेगावाट, आज होता है 4,000 मेगावाट। ये हमने करके दिखाया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप डाटा मांगेंगे, मैं डाटा दूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी डाटा सुनना नहीं चाहेगी। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि हम लफाजी करके वोट नहीं ले सकते। जनता जो है बहुत जागरूक हो चुकी है, विशेषकर आईटी सेक्टर ने जितना ग्रोथ की है उसके बाद हर किसी के पास डाटा भी है, उस डाटा का वेरिफिकेशन भी है। लोग कनेक्टेड हैं, तो हम जो भी बातें करते हैं सच्चाई के धरातल पर करते हैं, वही लेकर अभी भी जाएंगे और आशीर्वाद लाएंगे। ठीक है, हाँ, कुछ कह रहे थे राम पांडे जी?
देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इनके आंकड़े, बातें सब झूठा होता है। ये 100% फर्जी लोग हैं। इनके प्रधानमंत्री फर्जी, मुख्यमंत्री फर्जी, ये फर्जी और पूरे देश की जनता जानती है। अब मेरी बात सुनिए, हम और आप परिणाम देखते हैं, ठीक है। आपने देखा 100 रुपए में 100 यूनिट हमने बिजली दी। आपने देखा हमने ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर किसान भाइयों का बिजली का बिल हमने आधा कर दिया था। कमलनाथ सरकार में 24 घंटे बिजली मिलती थी। आज ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए 3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। आप जाकर देख लीजिए, खाद के लिए लाइन लग रही है, किसानों के सर फोड़े जा रहे हैं। यहाँ तक थानेदार किसानों को जो लाइन में खड़े हुए सीधा गाल में चांटा मार रहे हैं, जो कि आप लोगों ने टीवी पर दिखाया हुआ है। जिन किसानों को हमने अधिकार दिया, जिन किसानों को हमने सम्मान दिया, उन किसानों को ये बोलते हैं ये देशद्रोही है, उन किसानों को ये बोलते हैं मवाली है। जैसे अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की थी, वैसे ही इन्होंने किसानों से किसानों को लड़ाने की कोशिश की। आज भी किसानों से किसानों को लड़ाने की बात की है। ये कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आधे संगठन घर जा रहे हैं, आधे संगठन विरोध में हैं, आधे देशद्रोही है, आधे देशद्रोही नहीं है। मतलब ये जब किसानों में झगड़ा करा सकते हैं, किसानों को गुंडा बोल सकते हैं, किसानों को देशद्रोही, किसानों को पाकिस्तानी, और उन्हीं देशद्रोही, उन्हीं पाकिस्तानियों के ऊपर बात रखकर कहते हैं कि हम इन पाकिस्तानियों देशद्रोहियों के लिए हम कानून वापस ले रहे हैं। इनके केंद्रीय मंत्री, एक 10 केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों को सीधे समय की सीमा है। ठीक है राम पांडे जी और गुलरेज जी, समय की सीमा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक ही बात समझ में आई इस पूरी चर्चा में, दोनों ही पक्षों ने सिर्फ एक दूसरे की कमियां बताई और यही कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो बोले वो झूठ बोल रहे हैं, प्रॉपर आंकड़े नहीं है, गलत बोलते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, आप कुछ भी बोल लीजिए, जनता को जो करना है वो करेगी, लेकिन प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के साथ पॉइंट्स लेकर जाइए कि हाँ ये किया है और ये करेंगे, तब जाके कहीं सफलता मिलती है। ऐसे आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होता। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।